हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग जो बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने आपको बताया था संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे। जैसे संघ लोक सेवा आयोग पूरे देश में होता है, जो भर्तियां कराता है उस संबंध में। और राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, प्रत्येक राज्य का अपना एक संघ लोक सेवा के आधार पर ही वो लोग एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करते हैं। इसमें भर्तियों की नियुक्ति के संबंध में या परीक्षाओं के संबंध में उसमें कार्य किया जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे संघ लोक सेवा एवं राज्य लोक सेवा की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, अब किसमें इसका उल्लेख है और इसके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार से हमने इसका रिवीजन किया था। तो नया पढ़ने से पहले थोड़ा हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आज हम जो नया टॉपिक है लोकपाल उसको शुरू करेंगे। ठीक है। देखिए, छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इन पर एक दो वीडियो बना के, क्योंकि इनसे पूछा जाता है इसलिए, क्योंकि लोकपाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चल रहा है लोकपाल का कार्यकाल। तो उस संबंध में वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने बताया था कि सन 1854 में पहली बार इसकी स्थापना हुई। किसकी? संघ लोक सेवा आयोग की हुई 1854 में। कभी कभी तो यही पूछ लिया, स्थापना पूछ लिया था। लेकिन 1855 में इसने क्या किया, एग्जाम कराना शुरू कर दिया, परीक्षाएं शुरू कर दी। और पहले व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की थी? उस समय इसका नाम ICS था, मतलब इंडियन सिविल सर्विस था, केंद्रीय प्रशासनिक सेवा था। ठीक। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय बने। इन्होंने 1864 में ICS का एग्जाम क्लियर किया, या संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम क्लियर करने वाले पहले भारतीय बने। ठीक। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था 1919 में पहली बार संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था उसमें उल्लेख किया गया था। ठीक। फिर इसमें कुछ ऐसे आयोगों को गठन किया था जिसमें इसके बारे में बताया, जैसे एचसन आयोग था, इलिक्स्टन आयोग था, ली आयोग का गठन लोकसभा में सुधार हेतु किया गया था। पहले लोकसभा जो आयोग चल रहा था, तो इसमें कुछ सुधारों के लिए कुछ आयोग गठित किए गए। कभी कभी आपसे ऑप्शन में यही पूछ लेगा, एचसन आयोग किससे संबंधित है, या इलिक्स्टन आयोग किससे संबंधित, या ली आयोग किससे संबंधित। तो आप बताएंगे कि यह संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोकसभा आयोगों में सुधार हेतु इनका गठन किया गया था। तो ये हो गया था। फिर इसके बाद आपको बताते हैं एचसन आयोग हो गया। फिर हमने आपको इसके आगे बताया था कि 1923 में ली आयोग की सिफारिश पर 1923 में ली आयोग की सिफारिश पर 1923 में ली आयोग का गठन हुआ। 1924 में इसका प्रतिवेदन हुआ। ठीक। 1923 में ली आयोग का गठन हुआ था। कब? 1923 में। और 1924 में इसने क्या किया था, अपना प्रतिवेदन दिया था। ठीक। 1924 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया था। ठीक। फिर इसके बाद क्या हुआ था, ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को क्या हुआ था, पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1926 को। इसके बाद क्या हुआ था, इसके पहले अध्यक्ष सर रोस बारकर थे, याद रखिएगा। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रोस बारकर। ठीक। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रोस बारकर। कब? 1 अक्टूबर 1926 को, जब इसका गठन हुआ था ली आयोग की सिफारिश पर। ठीक। फिर 1919 में था पहली बार अधिनियम जो आया था लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, ये भी बता दिया। फिर हमने आपको बताया था 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय स्तर पर, देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, तो इसमें बताया था कि केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन होगा और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा। ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसका वर्णन किया गया था, उल्लेख किया। उसमें कहा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन होगा और केंद्र स्तर पर, और राज्य लोक सेवा आयोग का राज्य स्तर पर गठन किया जाएगा। ये हो गया था आपका 1935 के आधार पर। फिर इसके आगे हमने बताया था आपको कि 1935 वाला हो गया था। फिर हमने इसके आगे बताया था 1 अप्रैल 1937 को संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1937 को। ठीक। तो यहाँ संघीय शब्द आ गया, वहां केंद्रीय शब्द था, तो इनमें दोनों में यही अंतर है, वहां केंद्रीय यहाँ संघीय। फिर लिखा अनुच्छेद 378 में क्या बताया गया था, भारतीय डोमिनियन के जो
लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य थे और राज्य लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य थे, वो स्वतः क्या हो जाएंगे, सभी नए राज्य लोक सेवा आयोग हो जाएंगे तथा संघ लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य बन जाएंगे। ये बताया था। जो वहां पे कार्यरत थे वो यहाँ पे हो जाएंगे, जो आपके संघ लोक सेवा आयोग के जगह बन जाएगा। ठीक, फिर आगे बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। नंबर 1 IAS, नंबर 2 IPS, नंबर 3 आपकी IJS। तो इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय न्यायिक सेवा। लेकिन भारतीय न्यायिक सेवा का गठन नहीं किया गया था उस समय। इसके स्थान पर सन 1966 में भारतीय वन सेवा का गठन किया गया था, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो भारतीय वन सेवा का गठन कब किया गया, 1966 में। ठीक, भारतीय वन सेवा का गठन किया गया था 1966 में। ठीक, अब इसके बाद बताया गया था कि अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं में क्या होता है कि ये संघ और राज्य दोनों के रूप में कार्य करती हैं। दोनों मतलब संघ सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करती हैं। ठीक, इन पर नियंत्रण रखती है। और जो भर्तियां होती हैं वो यूपीएससी कराता है इनकी। ठीक, और केंद्रीय में ये सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है। ठीक, और इसमें राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन संघीय सेवाओं में राज्यों का आंशिक प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये हमने बताया था अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं के बारे में। ठीक, फिर हमने बताया था आपको अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था 315 में। ठीक, उसके आगे बताया था हमने आपको कि इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति या अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, वहां का राज्यपाल करता है। ये आपको बताया था। फिर हमने बताया था कि कार्यकाल इनका क्या होता है। तो कार्यकाल हमने बताया था 6 वर्ष, 65 वर्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के 6 वर्ष, 62 वर्ष। ठीक, और इसमें यह बताया था आयोग के आधे सदस्यों की योग्यताओं का संविधान मौन है। ये हमने नोट करके लिखाया था कि आधे सदस्यों की योग्यताओं के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आधे सदस्य जो है। ठीक, तो अनुच्छेद 319 में क्या बताया था, सेवानिवृत्त के बाद जो आयोग के सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में बताया था हमने कि भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई पद प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन आयोगों में वो अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। ये बताया था अनुच्छेद 319 में। फिर इसके बाद अनुच्छेद 317 बताया था। इसमें हमने क्या बताया था, इसमें बताया था यूपीएससी के जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं, अगर उन पर कदाचार का आरोप लगता है या दिवालिया हो जाते हैं या लाभ का पद अर्जित करने पर या किसी निगमित कंपनी के सदस्य बनने पर या किसी निगमित कंपनी के सदस्य बनने पर, दिवालिया हो जाने पर या लाभ का पद धारण करने पर या कदाचार का कोई आरोप लगता है तो उनको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया जाएगा। ठीक, अब क्या है इसमें अनुच्छेद 320 में क्या है, आयोग के कार्य हैं। आयोग के क्या है, कार्य हैं। ठीक, इसमें क्या है, भर्ती करना आयोग का पहला कार्य है, विज्ञप्ति जारी करना और परिणाम का परीक्षा परिणाम घोषित करना। ठीक, लेकिन इसमें नोट करके एक लिखा है हमने कि प्रशिक्षण तथा नियुक्ति में आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें अगर इन पर आरोप लगता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति इसे क्या करेंगे, हटा देंगे। राष्ट्रपति इसे क्या करें, हटा सकेंगे। फिर निम्न मामलों में सलाह देना। देखिए निम्न मामले कौन कौन से हैं, भर्ती करने के तरीके में। पहला देखिए भर्ती करने के तरीके में सलाह देना, किस प्रकार से भर्ती की जाए। भर्ती करने के तरीके में, भर्ती करने के तरीके में सलाह देना। दूसरा लिखिए एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण। स्थानांतरण। तीसरा लिखिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया। लोक सेवक पर की गई विधिक कार्रवाई का व्यय। लोक सेवक पर की गई विधिक कार्यवाही
का व्यय, ये हो गया। ठीक, 4 हो गए। सेवा करते हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के संबंध में, सेवा करते हुए, सेवा करते हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के संबंध में, इनमें क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है। आयोग क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है। भर्ती करने के तरीके में सलाह दे सकता है। एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण किस प्रकार से होगा ये बताएगा, उसके संबंध में सलाह देगा। फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई कैसी, सनात्मक कार्रवाई कैसी करनी चाहिए उसके संबंध में। लोक सेवक पर अगर की गई कोई विधिक कार्रवाई पर व्यय आता है तो उसका व्यय कैसे उसे प्राप्त होगा। फिर सेवा करते हुए नुकसान की अगर क्षतिपूर्ति होती है उसके संबंध में वो सलाह देगा, उसके संबंध में सलाह देगा। अब अनुच्छेद 323 लिखिए अगला, अनुच्छेद 323। ठीक, 323 में क्या है, ईपीएससी के तहत ईपीएससी तथा संयुक्त जो सेवा आयोग है अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति से संसद में रखते हैं। ठीक, ये बताया गया था। और जो राज्य लोक सेवा आयोग के होते हैं वो अपने राज्यपाल को देते हैं, राज्यपाल विधानमंडल में रखते हैं। तो ऐसे लिख लीजिए, ईपीएससी, ठीक, ईपीएससी तथा संयुक्त तथा जेपीएससी, ऐसे लिख दो, ज्वाइंट पुलिस सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, ईपीएससी तथा जेपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति, वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, वह उसे संसद में रखता है, संसद में रखता है। ठीक, ईपीएससी जेपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाते हैं। ठीक, रखवाते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग के, इसी अब इसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य लोक सेवा आयोग में क्या होता है, वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं लोग। प्रतिवेदन किसे देंगे, राज्यपाल को, और राज्यपाल इसे विधानमंडल में रखवाते हैं, इसे विधानमंडल में रखवाते हैं। ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग का जो होता है वो प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं, राज्यपाल इसे अपने विधानमंडल में रखवाते हैं। ईपीएससी या जेपीएससी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाते हैं। ठीक, ये हो गया 323 के अनुसार। 320 हो ही गया था। 320 में एक और पॉइंट छूट गया था, लेकिन इस संदर्भ में बनाए गए नियमों पर कम से कम 14 दिन तक चर्चा करवानी होगी। 320 में क्या था कि अगर एक कोई नियम जैसे भर्ती करना, विज्ञप्ति जारी करना और राष्ट्रपति तथा ईपीएससी तथा राज्य एसपीएससी के कार्य में कमी कर सकते हैं। ठीक, जिसे अगर इनमें कुछ कमी करना है या बढ़ाना है तो इस पे 14 दिन पहले क्या होगा, 14 दिन चर्चा करवानी पड़ेगी। ठीक, 14 दिन तक चर्चा करवानी होती, 14 दिन तक चर्चा करवानी होती, चर्चा करवानी होती, याद रखिएगा। 14 दिन तक क्या होगी, 14 चर्चा करवानी होती। क्लियर, ये हो गया 320 में। 321 हेडिंग डालिए, अनुच्छेद 321 महत्वपूर्ण है। ठीक, अनुच्छेद 321 में क्या है, संसद ईपीएससी तथा राज्य विधानमंडल, संसद ईपीएससी तथा राज्य विधानमंडल एसपीएससी के कार्यों में वृद्धि कर सकती है। संसद क्या कर सकती है, संसद जो है यूपीएससी के कार्यों में वृद्धि, कार्यों में वृद्धि, और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल ये एसपीएससी के कार्यों में वृद्धि कर सकती है। देखिए संसद को यह अधिकार है
कि जो संघ लोक सेवा है उनके कार्यों में वृद्धि कर सकती है। और राज्य विधानमंडल को ये अधिकार है कि अगर उसके यहाँ स्टेट पीसीएस मतलब राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक, तो उसके कार्यों में वृद्धि कर सकती है अनुच्छेद 321 में। ठीक, अब अंतिम अनुच्छेद है 322, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 322। इसमें क्या है, जो ईपीएससी जो है का संपूर्ण व्यय भारत की संचित निधि से, ईपीएससी का संपूर्ण व्यय भारत की संचित निधि से, संचित निधि से, ईपीएससी का संपूर्ण व्यय भारत की संचित निधि से। ठीक, लेकिन जो राज्य स्तर पे होते हैं उनका लिख लीजिए, राज्य की संचित निधि पर भारित होगा एसपीएससी का, और एसपीएससी का राज्य की संचित निधि से, राज्य की ठीक, ये हो गया ईपीएससी का संपूर्ण व्यय भारत की संचित निधि पर व्यय होगा, ये भारित होगा। ठीक, और जो एसपीएससी है वो राज्य की संचित निधि से क्या होंगे, भारित होंगे। ठीक, तो ये दोस्तों हमने आपको बता दिया कि संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद तथा महत्वपूर्ण बिंदु उन पर चर्चा की। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, लोकपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।